हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी प्रीलिम्स के लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ अगला वाला, और ये यूनिट 7 का प्रैक्टिस सेट है। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ का ही एक भाग है जिसमें हम 10,200 से 300 प्रश्न करने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें मैंने सिलेबस का हर क्वेश्चन कवर किया है जो अति महत्वपूर्ण है और जिनकी आने की 100% संभावना है। अक्टूबर तक का करंट अपडेट किया है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के रोज़ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कब होगी टेस्ट सीरीज़, कब होगी। एक्चुअली मैं हम जिनसे बनवा रहे थे टेस्ट सीरीज़, जिनको मैं प्रिंट करवाती हूँ क्वेश्चन देके, वो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसके कारण थोड़ा टेस्ट डिले हो गया है। साथ में हम अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स भी रखना चाह रहे थे, तो वो भी हमारे टेस्ट प्लस हो गए हैं, तो इसी कारण से टेस्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। तो भले ही टेस्ट लेट हो, लेकिन आपको जो टेस्ट मिलेगा एक राम बाण श्रृंखला मिलेगी, सुपर डुपर प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। उसी के ही कुछ प्रश्न लेके मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन जोधपुर के किस राजा से संबंधित था? तो अभय सिंह। बिश्नोई के एक राजा हैं अभय सिंह, उनसे ये संबंधित है। सॉरी, जोधपुर के महाराजा हैं। और ये क्यों संबंधित है? क्योंकि जोधपुर के राजा जो थे ये अभय सिंह, इन्होंने बोला कि हमको महल बनवाना है, और महल में जंगलों को इन्होंने जंगल से लकड़ी काटने को बोला। उस जंगल की लकड़ी को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने ये आंदोलन किया, तो इसलिए ये आंदोलन बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये 1730 में ये आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा कब हुआ था। 1730 में ये आंदोलन हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आंदोलन रहा था। 1730 में हुआ था, अजीत सिंह या अभय सिंह के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि उन्होंने शाही फरमान दिया था कि अपने सैनिकों को। और ये जो कहाँ हुआ था, ये जोधपुर का एक खेजड़ली गांव है, जो कि वहाँ की श्रद्धा का भी केंद्र है। खेजड़ली गांव एक पवित्र गांव माना जाता है, और खेजड़ली गांव में लकड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था ताकि राजा का एक महल बन पाए, इसलिए ये आंदोलन प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? ग्रीन वॉश, देखो ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है। ग्रीन वॉश जो है एक मतलब ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आते हैं, तो उसमें कंपनियां क्या होती हैं, एक अब झूठा दिखावा करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पर्यावरण के अनुकूल है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो पर्यावरण से अनुकूलित है। वही उसी को हम बोलते हैं ग्रीन वॉश। ये जो शब्द आया था सबसे पहले 1986 में आया था, और बेस्ट बेल्ड ने ये शब्द दिया था, ये भी याद रखिएगा। ग्रीन पास कब आया था? 1986 में आया था। किसने दिया था? बेस्ट बेल्ड ने दिया था, जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट को झूठा पेश करती हैं। इसके खिलाफ एक कानून भी है ताकि कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक जो नोबेल पुरस्कार है उसको राइट लाइवलीहुड पुरस्कार क्या बोला जाता है? राइट लाइवलीहुड पुरस्कार उनको दिया जाता है। किसको? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार होता है उसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आता है कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार को क्या बोला जाता है? राइटली लाइवलीहुड पुरस्कार बोला जाता है। और 2023 का ये किसको दिया गया है? तो 2023 का दिया गया है जो समुद्री बचाव संगठन है, उसको ये राइटली लाइवलीहुड पुरस्कार 2023 का दिया गया है। किसको दिया गया है? एक समुद्री बचाव संगठन है, उसको ये दिया गया है राइटली लाइवलीहुड पुरस्कार। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। और SOS मेडिटेरेन 2023 को ये पुरस्कार मिला, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। क्या बोला जाता है? इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व वन मंत्रालय के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पर्यावरण व वन मंत्रालय, इसका जब गठन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और ये केंद्रीय सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और पर्यावरण में सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ये
जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन से हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। कब जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से 1974 में आई थी, और इसमें जो विकास है उसको पर्यावरण से जोड़ दिया गया था। बाकी आपसे पूछे कि पर्यावरण पर बल किस योजना में दिया था, स्पेशली बल दिया था, तो वो दिया था 7वीं योजना में। पर्यावरण पर बल किस में दिया था? 7वीं योजना में। विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना को जोड़ा? विकास के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना को जोड़ा। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, किस प्रदूषक को दम घोंटू गैस भी बोलते हैं? दम घोंटू मतलब जिसके कारण दम घुटने लगता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको बहन करने की, उसको स्वीकार करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसको दम घोंटू गैस कहते हैं। कभी कभी आप कार में भीड़ में ज़्यादा सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगता है, वो ये दम घुटने के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और ये ऑक्सीजन का बहन करने की क्षमता कम हो जाती है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आसपास हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है, तो वो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको दम घोंटू गैस बोलते हैं। अगला है, किन महीनों में ओजोन परत की मोटाई में सर्वाधिक कमी आती है? ओजोन परत की मोटाई का मतलब बुरा होना, और ओजोन परत की मोटाई बढ़ना मतलब अच्छा होना। क्योंकि ओजोन परत बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी, मतलब ओजोन परत वहीं पर इकट्ठी हो रही है। हाँ, ओजोन परत में ही ओजोन इकट्ठी हो रही है, हमारी धरती पर नहीं आ रही है। कमी हो जाती है तो वो उसका मतलब होता है कि वो उसके प्रभाव हमारे यहाँ तक भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कश्मीर में होती है, और सबसे कम जो ओजोन परत की मोटाई है किस क्षेत्र में है? तो वो है त्रिवेंद्रम में। ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला है, किस गैस को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? क्रैकिंग गैस, क्रैक करने के लिए तो किसको जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस बोला जाता है। इसको मस्टर्ड गैस भी बोला जाता है। मस्टर्ड गैस क्या बोला जाता है? इसको मस्टर्ड गैस भी बोला जाता है। किस गैस को क्रैकिंग नाम से जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। किसको जाना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को और कौन सी गैस बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को और मस्टर्ड गैस भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। किस गैस को क्रैकिंग गैस बोला जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस बोला जाता है, या मस्टर्ड गैस बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्रैकिंग जो जितनी भी उत्कृष्ट नोबल गैसेस हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इसमें भी ये भी क्रैकिंग गैस में सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक होती है? मैंने अभी बताया है, ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? श्रीनगर में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? त्रिवेंद्रम में सबसे कम होती है, और श्रीनगर में सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी की सतह पर जो ओजोन परत है वो लगभग 3 mm मोटी है। कितनी? 3 mm मोटी है पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई को किससे नापा जाता है? डॉप्सन से नापा जाता है। किससे नापते हैं ओजोन परत की मोटाई को? डॉप्सन से मापा जाता है। और ये अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए एक ढाल का काम करती है, और जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर आ जाएंगी ना, तो क्या हो जाएगा कि जितने पेड़ पौधे हैं सूख जाएंगे, जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। तो ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा के साथ 1957 लगाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। अक्स 90.0 को फेसबुक पर सर्च करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा, आकांक्षा शर्मा के नाम से है, और शॉर्ट नाम अक्स 90.0। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया है जीके विद आकांक्षा के नाम से, इसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे अवशोषक होते हैं? जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण की सूचना देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण की सूचना देता है।
याद रखिएगा। इसके अलावा जो लाइकेन है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा की संवेदनशीलता अगर हो जाती है तो उसके बारे में भी बताता है। कौन? लाइकेन। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? वायु प्रदूषण का है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी संवेदनशीलता को ये लाइकेन बताता है। और लाइकेन जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वे अपना पानी और आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि कहाँ से प्राप्त करते हैं? वातावरण से प्राप्त करते हैं। लाइकेन का उपयोग जहरीले जो प्रदूषक होते हैं और रेडियोधर्मी धातुओं को मापने में भी किया जाता है। और ये सजीव और कवकों के बीच की एक सहजीवी कड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 3 से कम, 3.5 से कम, 4.2 से कम या 4.5 से ज़्यादा? कितना होता है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान? 4.2 से कम होता है। कितना? 4.2 से कम होता है। वर्षा के जल का मान 5.6 से कम होता है। वर्षा के जल का जो मान होता है वो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के जल का मान कितना होता है? 4.2 से कम। जो वर्षा अम्लीय और क्षार की पहचान कैसे करते हैं? पीएच स्केल पर। पीएच स्केल पर अम्लीय क्षार की पहचान की जाती है। यदि पीएच स्केल पर 7 से कम मान होता है मतलब जो आपका पदार्थ है वो अम्लीय होता है। यदि 7 से ज़्यादा मान होता है, यदि 7 से ज़्यादा है, 7 से प्लस है तो मतलब क्या होता है? क्षार होता है। और 7 से अगर माइनस है मतलब 7 से कम है तो क्या होता है? अम्ल होता है। अगर किसी चीज़ का आपसे बोलें कि पदार्थ का पीएच मान 4 है तो मतलब वो पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय। आपसे बोलें 8 है, 10 है, 12 है तो वो कितना होगा? क्षार। जितनी भी 7 से कम मात्रा होती जाती है वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा अम्लीय। अगर आपको बोले कि कोई पदार्थ रखा है इसका अम्लीय मान 1 है और एक कोई दूसरा पदार्थ रखा है उसका अम्लीय मान 2 है तो 1 वाला जो मान होगा ना वो उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे कम होता जाता है 7 से अम्लीयता बढ़ती जाती है और 7 से जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। 4.2 से अगर कम होता है तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 4.2 से कम होता है। और अगर नॉर्मल वर्षा का मान देखें तो 5.6 से कम होता है। फ्रेंड्स, जिस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है रामबाण प्री महाअभ्यासी का। यकीन मानिए कहाँ से मैंने इन क्वेश्चन को इकट्ठा किया है। जहाँ से मुझे मिल रहा है कि यहाँ ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जाता है या ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन MPPSC में पूछा जाता है वो सभी इसमें कवर किया गया है। और मतलब कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सब यहाँ पे इसमें पूछा जाता है MPPSC में। तो आपको ये इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना है। लगभग 10,300 प्लस प्रश्नों का ये कलेक्शन है। शानदार सुपर डुपर ये प्रश्न है, सुपर डुपर MCQ ये श्रृंखला है। और हर यूनिट से लगभग 1,000 प्लस प्रश्नों का कलेक्शन इसमें किया गया है। और अलग से एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन भी मैं सोच रही हूँ कि आपको फ्री उपलब्ध कराऊँ। MCQ की बुकलेट तैयार करवा के जल्दी ही 2 से 3 दिन में ही आप लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि अक्टूबर तक का हमने करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। सभी लोग जिनको मेरे वीडियोस आते हैं, पसंद आते हैं, वो ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिएगा। और जिनको ये लेना है वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर सेव करवा दी। जैसे ही यूट्यूब पर गूगल पर बुकिंग आरंभ होगी ये आपको मिल जाएगा। ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये नोट्स हैं। ये 11 बुकलेट हैं, थ्योरी नोट्स हैं, थ्योरी तैयार करवाई गई है। इसमें वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं। ऐसे टॉपिक जिनको पढ़ने में आपको परेशानी होती है वो सब इसमें कवर किया गया है। और 2599 इसका चार्ज है, प्लस कुरियर चार्ज इसमें अलग है। और करंट अफेयर्स के नोट्स भी इसके साथ फ्री हैं। और बुकिंग नंबर ये दिया हुआ है, ये उससे आप हमारी नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं। इसमें इतिहास हो चाहे भूगोल हो, उनके बहुत शानदार फैक्ट दिए हैं जो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खेल कूद के भी वन लाइनर फैक्ट डाले हैं, यूनिट 7 यूनिट 9 के भी वन लाइनर फैक्ट डाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से नोट, तो पहले आप ये नोट्स को पढ़िए, फिर आप हमारी ये तूफ़ानी श्रृंखला लगाइए टेस्ट में। अगर आपके पास कहीं और के नोट्स हैं तो आप केवल टेस्ट ले लीजिएगा। ये वाला प्री हो चाहे अगला प्री हो, दोनों में ही ये दोनों चीज़ हमारे थ्योरी नोट्स हों या चाहे हमारी MCQ सीरीज़ हो, दोनों ही आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगला क्वेश्चन है,
वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्य प्रदूषित वायु को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्य प्रदूषित वायु को किस रंग से बताया गया है? गुलाबी। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्य प्रदूषित वायु को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो सामान्य प्रदूषित वायु होती है उसको कौन से रंग से प्रदर्शित किया जाता है? गुलाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्य प्रदूषित वायु को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? गुलाबी। इसके अलावा इसके अलग अलग जो AQI जो होते हैं 0 से 50 के बीच होते हैं, 51 का जो 100 के बीच माना जाता है वो संतोषजनक होता है, और 401 से 500 के बीच होता है वो गंभीर माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्तर सामान्य होता है। और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सामान्य प्रदूषित वायु को गुलाबी रंग से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो प्रदूषित वायु होती है वो सामान्य होती है, ज़्यादा प्रदूषित नहीं होती है, तो किस रंग से उसको प्रदर्शित किया जाता है? उसको गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ था। गंगा नदी पर प्रदूषण भार को तत्काल कम करने के लिए गंगा कार्य योजना जो पर्यावरण विभाग द्वारा इसको बनाया गया था। 1984 में ये तैयार कर लिया गया था और 1985 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस विभाग में, इस प्राधिकरण में शामिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी को स्वर्ग मंदाकिनी बोला जाता है और भागीरथी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कब गठन हुआ था इसका? 1950। ये बहुत बार MPPSC हो चाहे अदर स्टेट हो, वहाँ पर ये पूछ लिया गया है। और इसकी अध्यक्षता राजीव गांधी के समय हुई थी। किसके समय हुई थी इसकी अध्यक्षता? राजीव गांधी के समय हुई थी। किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। जिनको भी हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्लैक फुट नामक बीमारी जल में किस पदार्थ की अधिकता से हो जाती है? फ्लोराइड के, आर्सेनिक से, एस्बेस्टस से या कैडमियम से? तो ब्लैक फुट नामक जो बीमारी हो जाती है वो आर्सेनिक के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? आर्सेनिक। यदि ये जो जल में आर्सेनिक की मात्रा पता चल जाए, जैसे कुएं वगैरह होते हैं, जो कुएं से पानी भरते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी MPPSC में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछने की ज़्यादा की संभावना है, इसलिए याद रखना। आर्सेनिक जो प्रदूषण है ये भी पूछ सकते हैं, आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ब्लैक फुट बीमारी या पैरों की बीमारी जो होती है वो आर्सेनिक के कारण हो जाती है। तो याद रखना है किस पदार्थ, जल में कौन सा पदार्थ अधिक हो जाता है तो उससे बीमारी हो जाती है आर्सेनिक, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। तो जल में अगर क्या हो जाता है? जल में अगर आर्सेनिक ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो उसमें हो जाती है ब्लैक फुट। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछें कि मिनी माता किसकी अधिकता से हो जाता है? पारे की। इसके अलावा इटाई, ये पिछली बार पूछा गया था। इटाई जो है वो किसके साथ और किसके कारण हो जाता है? कैडमियम के कारण। लेड की कमी से क्या हो जाता है? रक्ताल्पता हो जाती है। आर्सेनिक अधिक हो जाता है तो ब्लैक फुट हो जाता है। लेड की अधिकता से रक्ताल्पता हो जाती है। नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है तो ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम। ये याद रखना, ये चारों पांचों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पारे अधिकता से मिनी माता, कैडमियम से इटाई, लेड की अधिकता से रक्ताल्पता हो जाता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट हो जाता है और नाइट्रेट से ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार पेयजल का pH मान कितना होता है? देखो वैसे तो पीने का जो जल है उसका pH मान 7 होना चाहिए, ना तो वो अम्लीय होना चाहिए और ना ही वो क्षारीय हो। लेकिन क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं WHO ने क्या बताया है? WHO के अनुसार
पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 7 से 8.5 होना चाहिए। 7 से 8.5 होना चाहिए। WHO ने पीने के पानी का मान कितना बताया है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 से 8.5 बताया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और 194 इसमें सदस्य देश हैं। कितने हैं? 194। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जेनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 194 इसमें सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस हैं, टेड्रोस एडनोथम। टेड्रोस एडनोथम इसके जो प्रमुख हैं। और इसके जो उप महानिदेशक हैं वो सौम्या स्वामीनाथन है, भारत की हैं। सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, सुपरसोनिक जेट विमानों से कौन सी गैस निकलती है? सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? देखो, सुपरसोनिक जो जेट विमान है उससे एक गैस निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको कभी कभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में भी निकलती है। तो नाइट्रोजन से जो भी आपका आए वो आपका आंसर हो जाएगा। और जो विमान होते हैं उनमें से निकलती है। और इन गैसों से आने वाली जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो जो ओजोन परत होती है उसको पतला कर देती है, उसके क्षरण का कारण बनती है। और मैंने अभी पहले बताया था कि ओजोन परत अगर पतली होगी ना तो वो हमारे लिए बेकार है। ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए अच्छी है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं ओजोन परत का क्षरण कौन सी गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार है। उसके अलावा सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करती है या नाइट्रस ऑक्साइड करती है। अगला है, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाने पर जल प्रदूषित हो जाता है? कितनी ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है? 8 मिलीग्राम या पर लीटर, 8 लीटर से कम। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाने पर जल प्रदूषित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम अगर हो जाती है जल में ऑक्सीजन, जिसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं या घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये जब 8 से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित माना जाता है। और जब ये 4 से कम हो जाती है तो इसे बहुत ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। याद रखिएगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा यदि 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है तो जल प्रदूषित माना जाता है। लेकिन यदि अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है तो उसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? 16 वन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ रहे हैं। 16 वन पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल? तो 16 घाट वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ये जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाने जाता है। तो 16 वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण जो वन होते हैं वो 16 वन कहलाते हैं। कौन से? 16 वन। और यहाँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी में, अन्नामलाई में और पलानी पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। और इन वनों को क्या बोला जाता है? 16 वन बोला जाता है। ये हमने कर लिया है पेयजल वाला, याद रखिएगा। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में भी कहाँ पाए जाते हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या कौन कौन सी पहाड़ियों में? नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को भी 16 वन के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण राज्यों की सूची से समवर्ती सूची में चला गया है?
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। पहले ये राज्य सूची में होते थे, लेकिन बाद में इसको समवर्ती में शामिल किया कि कौन कौन से हैं। ये है शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। ये सभी पहले राज्य सूची में थे और इनको समवर्ती सूची में कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्न थे और आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।